हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर है, क्लास 12th का ज्योग्राफी का पेपर है, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन की एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे ज्योग्राफी सेशन का, पूरे ज्योग्राफी सिलेबस का मैं यहाँ पे फुल प्रूफ रिवीजन कराऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा जो परीक्षा में आने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक का मैं यहाँ पे आपका रिवीजन कराऊंगा और उनको ढंग से यहाँ पे क्लियर करूंगा। अगर जो किसी को कोई भी टॉपिक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो इस चीज़ को देखे, सुने, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये उनको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा पूरे आसान तरीके से। ठीक, मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ आपके ज्योग्राफी चैप्टर, आपके ज्योग्राफी जो है सब्जेक्ट का। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मैं पहले और दूसरे पार्ट को लेके यहाँ पे आया हूँ, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक मानव भूगोल वाला जो चैप्टर है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो भी है, हाँ, वो पहला चैप्टर है। और उसके बाद जो जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या से रिलेटेड जो आपका दूसरा चैप्टर है, मैं इन दोनों पार्ट को लेके आया हूँ। इसको मैं जल्दी से रिवीजन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक, यहाँ पे शुरू करते हैं हम मानव भूगोल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जब हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा को जानते हैं, लेकिन परिभाषा से पहले हम उसके अर्थ को जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मानव भूगोल का अर्थ ये होता है कि भूगोल का ऐसा क्षेत्र या भूगोल की ऐसे क्रियाकलाप, भौगोलिक ऐसे क्रियाकलाप जिसमें मानव का अंतर संबंध हो। धरातलीय क्रियाकलाप जो मानव के द्वारा संचालित होते हैं, कहां पे? धरातल पे। तो धरातल क्या है? धरातल का अध्ययन भूगोल का अध्ययन है। और जब हम भूगोल में ही मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं धरातल पे, उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे मानव भूगोल कहते हैं। अब मानव जो है, देखिए, आप जब मानव के बहुत सारे क्रियाकलाप हैं भौतिक रूप से जो धरातल पे हम करते हैं, जैसे कृषि करना, आवास बनाना, हमारे आर्थिक क्रियाकलाप, हमारे राजनीतिक क्रियाकलाप, हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां जो भी हैं, ये सब कुछ जो है भूगोल से जुड़ा हुआ है, किसी क्षेत्र विशेष के भूगोल से जुड़ा हुआ है। जिस जगह का भूगोल जैसा होगा, मानवीय क्रियाकलाप, प्रकृति उसी तरीके की हो जाएगी। हमारा भोजन, वस्त्र, स्वभाव, सब कुछ उसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप हो जाएगा। तो मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है, उसका जो अध्ययन होता है, उसी को हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते समझते हैं। ठीक, ये अर्थ हो गया। अब हम उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जब हम परिभाषा में जाते हैं तो हमने आपके लिए दो विद्वानों की परिभाषा लेके आए हैं। दो विद्वानों की परिभाषा आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेटजल महोदय की। तो रेटजल महोदय ने मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है, उसमें दो चीजों को महत्व दिया है। पहला है मानव समाज और दूसरा धरातल। जो मानव समाज है और जो जिस धरातल पे मानव समाज निवास करता है, तो मानव समाज और धरातल यानी प्रकृति के बीच में जो तालमेल होता है, जो संतुलन होता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। मानव समाज और धरातल के बीच में जो संतुलन होता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था रेटजल महोदय ने। मानव समाज और धरातल के बीच में जो संतुलित अध्ययन है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। ये रेटजल महोदय के अनुसार हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं डेविस महोदय के अनुसार। डेविस महोदय ने मानव भूगोल को समझाने के लिए तीन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जोर दिया। पहला जो है वो पर्यावरण, दूसरा मानवीय क्रियाएं और तीसरा भौतिक परिवर्तन। देखिए, पर्यावरण के साथ जब मानवीय क्रियाएं होती हैं तो पर्यावरण के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए किसी जगह पे मिट्टी है, तो मिट्टी को हम जो है सपाट करते हैं, अपने अनुरूप बनाते हैं। अगर जो घर बनाना है तो पहले गड्ढा खनेंगे, नींव करेंगे, उसके बाद अगर जो खेती करना है तो सपाट करेंगे। तो जो पर्यावरण में भौतिक परिवर्तन हो रहा है, किसके द्वारा? मानव के द्वारा। इसी का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब इसको आप समझ लीजिए कैसे लिखना है। पर्यावरण के साथ जो मानवीय क्रियाएं हो रही हैं, उसके फलस्वरूप जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, इसे ही मानव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं।
यानी पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले भौतिक परिवर्तन को मानव भूगोल कहते हैं। पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले भौतिक परिवर्तन को मानव भूगोल कहते हैं। और उसमें क्या था, मानव समाज और धरातल के बीच में संतुलन को मानव भूगोल कहते हैं। ये कौन कहा था, ये रेटजल ने कहा। और डेविस ने कहा पर्यावरण के साथ जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप जो भौतिक परिवर्तन होता है वो मानव भूगोल है। ये किसने कहा, ये कहा डेविस महोदय ने। दो परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अब आते हैं जो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज मानव भूगोल में आता है। मानव भूगोल में कौन कौन से विचार हैं? 3 प्रकार के महत्वपूर्ण विचार हैं जो मानव भूगोल में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो अति लघुत्तरी में पूछ लिया जाए, चाहे बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए, लेकिन ये आना तय है। और वो है मानव भूगोल के जो विचार है। तो विचार में सबसे महत्वपूर्ण विचार आते हैं। मानव भूगोल के विचार 3 प्रकार के हैं। पहला विचार है नियतिवाद। नियतिवाद यानी निश्चयवाद। नियति यानी भाग्य और निश्चय यानी फिक्स। जो भगवान के भरोसे या प्रकृति के द्वारा जो निश्चित कर दिया गया है वही होगा। इसमें इस विचारधारा में, नियतिवाद या निश्चयवाद के विचारधारा में प्रकृति को प्रधान माना गया है। निश्चयवाद की विचारधारा में प्रकृति को प्रधान माना गया है और यह कहा गया है कि प्रकृति ही मानव के रहन सहन, भोजन, आवास हर चीज को प्रभावित करती है। प्रकृति ही मानव के रहन सहन, भोजन, वस्त्र, आवास हर चीज को प्रभावित करती है, इसलिए यह निश्चयवाद कहलाता है। यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक, मानवीय स्वरूप मानव के भोजन, वस्त्र, आवास में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वो परिवर्तन कर सकती है, वो प्रकृति के अनुरूप ही उसको रहना है। प्रकृति के अनुरूप ही मानव को रहना है, ऐसा कहता है निश्चयवाद। प्रकृति के अनुरूप ही मानव को रहना होगा और मानव रहता है, ये निश्चयवाद का विचार है। ठीक, इसमें जैसा पर्यावरण और प्रकृति होगी उसी प्रकार से मानव का जीवन रहेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यह विचार है निश्चयवाद का। और नियतिवाद, निश्चयवाद और नियतिवाद एक ही है। ठीक, दूसरा विचार आता है संभववाद का। तो संभववाद का जो विचार है, संभववाद का विचार एक महान भूगोलवेत्ता वाइडल डी लाब्लास का संभववाद का विचार है। संभववाद का विचार यह है कि मानव जो है अपनी सुविधानुसार प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। यानी प्रकृति में परिवर्तन की संभावना है। यानी हम अगर जो चाहेंगे तो किसी प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन करके उसको अपने रहने और उपयोग के योग्य ला सकते हैं। यह संभववाद का विचारधारा। संभववाद का विचार क्या है? मानव अपने क्रियाकलाप के माध्यम से प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। यह संभववाद का विचार है। और इस विचार को देने वाले जो प्रमुख विद्वान थे उनका नाम था ब्लास। ठीक, पूरा नाम उनका था वाइडल डी लाब्लास। ठीक, आप शार्ट में उनको ब्लास कह सकते हैं। अब आते हैं तीसरे विचार पे। तीसरा विचार आ जाता है नवनिश्चयवाद का। अब जो तीसरा विचार है, ये नवनिश्चयवाद का जो विचार है, आप इसको समझिए। नवनिश्चयवाद का जो विचार है, इसको देने वाले जो विद्वान थे, इनका नाम था टेलर। ठीक, टेलर महोदय जो भूगोल के बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने नवनिश्चयवाद दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने संभववाद और निश्चयवाद, इन दोनों विचारधारों को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि मानव प्रकृति के साथ संतुलन बैठाते हुए अपना विकास कर सकता है। ठीक, अगर जो मान लो हो, नवनिश्चयवाद यह कहता है कि मानव प्रकृति के साथ संतुलन बैठाते हुए अपना विकास कर सकता है। यह नवनिश्चयवाद है। यह विचार देने वाले विद्वान थे टेलर महोदय। अब यह विचार क्या है? यह विचार यह कहता है कि अगर जो मान लो हमको कहीं खेती करनी है तो हम पेड़ों को काट दिए। ठीक, तो प्रकृति के साथ संतुलन कैसे बैठेगा? संतुलन बैठाने के लिए हम जहां पे खेती करना है वहां तो खेती करेंगे, लेकिन फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में हम वृक्षारोपण कर देंगे। यही संतुलन हुआ ना। तो प्रकृति के साथ संतुलन बैठाते हुए मानव विकास कर सकता है। यह नवनिश्चयवाद है। ठीक,
तो इस विचार को देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था टेलर। ये 3 प्रकार के प्रमुख विचार हैं। उसके बाद आ जाते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है इसको जान लेते हैं। अब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि माने किस किस क्षेत्र में मानव भूगोल की आवश्यकता है या किस किस क्षेत्र में मानव भूगोल का प्रभाव है। अब आप यहां पे देखिए कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में हमने सबसे पहले लिखा है सामाजिक भूगोल। सबसे पहले लिखा है सामाजिक भूगोल। ठीक, अब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत क्या है, मानव का धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी क्रियाकलाप हैं ये सब क्या हैं, ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जो आदमी कहीं व्यक्ति रह रहा है, अगर जो मान लीजिए वो कहीं रह रहा है तो उसका राजनीतिक प्रभाव होगा, वो किसी न किसी देश में ही तो रह रहा होगा। तो ये जो राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। जो मानव की वहां पे आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, मानव अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो कमाए धमाएगा, कोई रोजी रोजगार करेगा, वो सारा का सारा सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, जब व्यक्ति वहां रहेगा तो उसका कुछ तो होगा, रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म कुछ तो होगा। तो उन सारी चीजों को पालन करते हुए व्यक्ति जो अपना विकास करेगा या कार्य करेगा या कहीं निवास करेगा तो वो सारे के सारे सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, किसी क्षेत्र विशेष में मानव के द्वारा की जाने वाली वो सारी सामाजिक गतिविधियां सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब आप स्वयं भी जान सकते हैं कि किसी मानव का सामाजिक कार्य क्या क्या होता है। ठीक, वो समाज में क्या क्या करने के लिए जाता है, कमाने जाता है, जो है अपने सांस्कृतिक संबंध को बनाने जाता है, अपने धार्मिक तौर तरीकों को मनाने जाता है। ये सब कुछ क्या है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है राजनीतिक भूगोल। व्यक्ति जब किसी क्षेत्र विशेष में रहता है तो उस क्षेत्र विशेष की सीमा के अंतर्गत वो अपने आप को बंधा हुआ, वो उस क्षेत्र विशेष की सीमा के अंतर्गत व्यक्ति वो बंधा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए हम भारत देश में रहते हैं तो हमारी राजनीतिक सीमा क्या है, भारतीय क्षेत्र ही तो है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम पाकिस्तान में भी मेरा है, हम अपने आप को कहेंगे हम भारतीय क्षेत्र में ही रहते हैं। अब भारत के किस क्षेत्र में रहते हैं, भारत के हम उत्तर भारत के क्षेत्र में रहते हैं। अब उत्तर भारत में हम उत्तर प्रदेश में भी हम पूर्वांचल के हिस्से में भी हम किस जिले में, गोरखपुर जिले में रहते हैं। और गोरखपुर जिले के किस हिस्से में, गोरखपुर जिले के हम तराई वाले हिस्से में हम लोग रहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, ये राजनीतिक भूगोल है। जब मानव स्वयं को किसी सीमा के अंतर्गत यानी राजनीतिक परिक्षेत्र के अंतर्गत रखता है तो वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। राजनीतिक भूगोल के ही अंतर्गत विश्व के सारे देश राजनीतिक रूप से बंटे हुए हैं। ठीक ना, विश्व में सारे देश जो है राजनीतिक रूप से वो बंटे हुए हैं, इसीलिए इसे राजनीतिक भूगोल कहा गया। पहला हो गया सामाजिक भूगोल, दूसरा हो गया राजनीतिक भूगोल, और तीसरा व्यक्ति जहां भी रहता है वो वहां के प्रकृति के अनुरूप आवास बनाता है। अब पहाड़ पे रहने वाले लोगों का आवास पत्थर का बनेगा और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आवास क्या होगा, ईंटों का बनेगा। ठीक, और उसी प्रकार जैसे मान लो अब आसाम में जाओगे तो वहां अलग आवास रहेगा। ठीक, राजस्थान में जाओगे तो वहां अलग आवास रहेगा। जैसा भौगोलिक क्षेत्र होगा उसी अनुरूप मानव का आवास होता है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम सामाजिक भूगोल का अध्ययन किए, हम राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किए, हम मानवीय आवास का अध्ययन किए। अच्छा, अब देखो मानवीय आवास के बाद जनसंख्या भूगोल आता है। अब जनसंख्या भूगोल में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अब वो जनसंख्या शिशु से लेके, युवा से लेके, स्त्री से लेके, पुरुष से लेके और वहां की समूची जनसंख्या के गणना और गणित को निरूपित करता है। ये जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जिसमें हम लिंगानुपात निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अच्छा, आर्थिक भूगोल में क्या है, अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे अंतिम कारक है वो आर्थिक भूगोल का है। आर्थिक भूगोल में मानव के जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप से मतलब मानव जो जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य कर रहा है वो क्या है, वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। चाहे एक किसान जो खेत में कार्य कर रहा है और चाहे कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हमने देख लिया। ये पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर पहले चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम आते हैं विश्व की जनसंख्या।
घनत्व, ये सारी चीजें हम यहां देखेंगे विश्व की जनसंख्या वाले दूसरे चैप्टर में। अब विश्व की जनसंख्या जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण आता है, एक लघुत्तरी में आ सकता है और दूसरा विस्तृत उत्तरी में आ सकता है। तो देखिए, जो लघुत्तरी में आ सकता है वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। अब जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, पहले आप जनांकिकी को जानो। जनांकिकी का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या को जानना। जनांकिकी का मतलब होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन। जनांकिकी का मतलब हो गया किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन। अच्छा, अब ये संक्रमण जोड़ दिया है, तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है? संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या की, यानी वर्तमान किसी क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, ठीक, और भविष्य में वहां की जनसंख्या किस प्रकार की होगी, भविष्य में वहां की जनसंख्या किस प्रकार की होगी, इस चीज के बारे में भी हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो जनांकिकी संक्रमण क्या है? किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का अध्ययन करना और भविष्य में उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, यही जनांकिकी संक्रमण है। अच्छा, ये जनांकिकी संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जनांकिकी संक्रमण की 3 अवस्था होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था जनांकिकी संक्रमण की ये होती है, देखिए, प्रथम अवस्था में हम सबसे लोअर और निम्न स्तर पे आने वाले मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत जो जनसंख्या होती है उसको समझते हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में जो कृषि करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो एकदम निम्न वर्गीय कार्य करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। अब ऐसे लोगों की जब हम जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो हम क्या पाएंगे? अब जहां पे देखिए, जहां गरीबी है, भूखमरी है, आर्थिक क्रियाएं बहुत कम हैं, धन का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वहां का जनसंख्या क्या होगा? वहां की जनसंख्या क्या होगी? अब वहां पे उच्च मृत्यु दर होगी। यानी जनसंख्या तो, यानी बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो जो है उचित स्वास्थ्य सुविधा, उचित भोजन और उचित शिक्षा, इन सारी चीजों के अभाव में क्या है, वो जो है जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। तो वो उच्च मृत्यु दर और यानी मृत्यु दर भी ज्यादा है और जन्म दर भी ज्यादा है। तो जो प्रथम अवस्था है वह मृत्यु दर भी ज्यादा है और जन्म दर भी ज्यादा है। जन्म दर इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोगों के पास जागरूकता नहीं है कि 50 ठो पैदा कर देंगे तो कैसे खिलाएंगे, यहां तक उनका दिमाग नहीं काम करता है, ठीक। तो वहां जन्म दर भी ज्यादा है, लेकिन उचित पालन पोषण न हो पाने के चलते वो सारे बच्चे मर जाते हैं। तो जो प्रथम अवस्था है उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर भी है, ये प्रथम अवस्था में है, ठीक। दूसरी अवस्था क्या होती है? दूसरी अवस्था में जो जन्म दर है वो भी औसत हो जाती है और जो मृत्यु दर है वो भी औसत हो जाती है, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे लोगों में धीरे धीरे शिक्षा आ चुकी रहती है, धीरे धीरे जागरूकता आ चुकी रहती है, और लोग जो है सरकारी और सामाजिक संस्थाओं के कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं। लोग जो है अपने आप को अब इस अवस्था के अंतर्गत जो विकासशील देश होते हैं, जो दूसरी अवस्था के अंतर्गत जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत जो दूसरी अवस्था हम पढ़ते हैं, वो अवस्था विकासशील देशों के अंतर्गत आती है। अब विकासशील देश क्या है? वहां पे लोग प्रगति कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बढ़ नहीं गया है, वो लगातार उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अवस्था क्या है? ये अवस्था धीरे धीरे जन्म दर को भी कम कर रही है और मृत्यु दर को भी धीरे धीरे कम कर रही है। एकदम से कम नहीं कर रही है, वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल किए हुए हैं। अच्छा, तीसरी अवस्था क्या होगी? तीसरी अवस्था होगी विकसित देशों वाली अवस्था। जो विकसित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सब क्या है? ये विकसित देश हैं। तो विकसित देशों में क्या है? लोग पढ़े, वहां पे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, हर चीज की सुविधाएं वहां पे हैं, लोग जागरूक हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या है? वहां निम्न मृत्यु दर है, वहां जो है मृत्यु दर निम्न है और जन्म दर भी निम्न है। यानी वहां की जो जनसंख्या है वो संतुलन की स्थिति में है, ना जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ना जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति क्या है? ये जनसंख्या को संतुलन दी हुई है, ठीक।
तो हमने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था को जाना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम अवस्था है वो एकदम गरीब देशों की है, दूसरी अवस्था विकासशील देशों के अंतर्गत है, और तीसरी अवस्था एकदम विकसित देशों की है। ठीक, अब आप एक एक उदाहरण अपने दिमाग में सोच लीजिएगा। गरीब देश की हम जब बात करेंगे, जब गरीब देश की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कोई देश, सोमालिया, सूडान, ठीक, इथोपिया, ठीक, इन सब देशों को आप समझिए। यहां पे भयंकर गरीबी है, जन्म दर बहुत ज्यादा है, बीमारी है, कुपोषण है, बहुत सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है? और विकासशील, जब विकासशील की हम बात करेंगे तो ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था के अंतर्गत हम विकसित देशों की बात करेंगे, वहां पे जैसी जनसंख्या, वहां जैसे जनसंख्या का स्वरूप है। तो ये 3 अवस्थाएं। अब हम आ जाते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी क्षेत्र के जनसंख्या किस प्रकार से फैली हुई है, किस प्रकार से वितरित हुई है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो किस प्रकार है, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम उसको देखेंगे। तो देखिए, किसी जगह पे जो जनसंख्या है उसको 3 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक जो होता है वो भौतिक कारक होता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। सबसे प्रमुख कारण होता है भौतिक कारक, दूसरा होता है आर्थिक कारक, और तीसरा होता है राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। तो जब हम भौतिक कारक की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा? भौतिक कारक में आएगा धरातल। अब वहां का धरातली स्वरूप कैसा होगा, उस हिसाब से वहां की जनसंख्या होगी। अब मैदानी क्षेत्र है तो यहां जनसंख्या ज्यादा है। अब रेत में तो कोई जाके थोड़ी ना रहेगा, कोई पहाड़ के चोटी पे नहीं रहेगा। जहां पे सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, संतुलन है, सपाट जमीन है तो घर बनवा दो, रोड बन जाएगा, सारी सुख सुविधाएं यहां आसान है। तो क्या होगा? मैदानी क्षेत्र में, यानी जो धरातल है, धरातली स्वरूप जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख भौतिक कारक हो गया। दूसरा भौतिक कारक में अंतर्गत जो दूसरा कारक है वो आप जानेंगे जलवायु। किसी जगह की जलवायु किस प्रकार की है उसी हिसाब से वहां पे जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। अब मैदानी क्षेत्र में हमारे यहाँ क्या है, जलवायु बहुत बढ़िया है, ना बहुत ज्यादा ठंडी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, समशीतोष्ण जलवायु है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। और यही अभी अंटार्कटिक में चले जाइए, ठीक, साइबेरिया में चले जाइए तो वहां बर्फ है, वहां जनसंख्या क्या रहेगा, वहां एकदम कम रहेगा। टैगा टुंड्रा में चले जाइए, एस्किमो रहते हैं, आप देखे ही हैं, तो वहां क्या होगी, वहां जनसंख्या कम होगी। तो जलवायु, धरातली स्वरूप, जलवायु और मिट्टी। तो देखिए, धरातली स्वरूप का आपने जान लिया। अब जो है जलवायु की विशेषता आपने जान ली, किस प्रकार की जलवायु में, अब जहां पे एकदम बहुत ज्यादा तापमान रहेगा, एकदम मरुस्थल रहेगा, सहारा रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान में, यहां जनसंख्या ज्यादा नहीं रहेगी। जहां पे जलवायु अच्छी रहेगी वहीं पे जनसंख्या रहेगी, जहां पे धरातली स्वरूप अच्छा रहेगा वहीं ज्यादा जनसंख्या रहेगी। जहां की मिट्टी, अब मिट्टी जैसे देखिए, धरातल और जलवायु और मिट्टी ये भौतिक कारक के अंतर्गत आ गए। तो हमने जो है धरातल को जान लिया, जलवायु को जान लिया, मिट्टी को देखते हैं। जो मिट्टी उपजाऊ होगी वहीं पे तो ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे कृषि करना आसान होगा और पैदावार बढ़ाना आसान होगा। ठीक, अब मरुस्थली मिट्टी जहां पे है वहां तो जनसंख्या रहेगी नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ पैदा नहीं हो पाएगा, उपज ही नहीं होगी, तो लोग खाएंगे पिएंगे क्या। तो भौतिक कारक के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण कारक आते हैं। एक हो गया धरातली स्वरूप, दूसरा हो गया जलवायु और तीसरा हो गया मिट्टी। और फिर अब हम आ जाते हैं आर्थिक कारक के अंतर्गत। अब जब हम आर्थिक कारक को समझते हैं तो उसमें भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक हो गया खनिज। अब जिन क्षेत्रों में बहुत सारे खनिज संसाधन होते हैं वहां पे स्वाभाविक है मानवीय क्रियाकलाप ज्यादा होगा। मानवीय क्रियाकलाप क्यों होगा? क्योंकि वहां पे उद्योग होगा, फैक्ट्रियां होंगी, बड़े बड़े कल कारखाने होंगे, क्योंकि वो कैसे चलेंगे, वो उन खनिज संसाधनों से ही तो चलेंगे। अब जहां खनिज संसाधन होंगे वहां पे व्यापारिक गतिविधियां भी होंगी। तो इस प्रकार से जहां जो आर्थिक कारक के अंतर्गत जो खनिज है वहां पे औद्योगिक क्षेत्र होगा, और औद्योगिक क्षेत्र होगा तो मानवीय क्रियाकलाप और गतिविधियां वहां होंगी, तो इस तरीके से वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। अब तीसरा हम आते हैं राजनीतिक कारक पे। राजनीतिक कारक देखिए सबसे महत्वपूर्ण भी है वर्तमान समय में। अब आप देख रहे होंगे टीवी न्यूज समाचार में, आप इस समय सुन रहे होंगे यूक्रेन और रूस का युद्ध। यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते यूक्रेन में जब रूस ने हमला किया 14 फरवरी को 2022 में 14 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में हमला कर दिया। अब यूक्रेन में हमला कर दिया तो हमला करने का परिणाम यह हुआ कि यूक्रेन से 1 महीने के अंदर 4 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ के भाग गए। तो राजनीतिक रूप से क्या हुआ?
वो यूक्रेन को छोड़ दिए, यूक्रेन देश को छोड़ दिए। यूक्रेन की राजनीतिक सीमा ही तो है। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वहां पे राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दूसरे देश ने वहां पे हमला कर दिया था। तो राजनीतिक अस्थिरता जहां पे आ जाएगी तो क्या होगा, वो उस देश को छोड़ के लोग चले जाएंगे। और जहां पे देखिए अफगानिस्तान में भी यही स्थिति है, वहां से भी लोग भाग रहे हैं, इराक में भी यही स्थिति है, वहां से भी लोग भाग रहे हैं। ठीक, तो अब श्रीलंका में भी वहां से भी लोग भाग रहे हैं, पाकिस्तान में भी अब बड़ी भूखमरी आ गई है, गरीबी आ गई, वहां से भी लोग भाग रहे हैं। तो जहां पे राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, सरकार मजबूत नहीं रहेगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे जनसंख्या धीरे धीरे अपने क्षेत्र को छोड़ती जाएगी। ठीक, उसके बाद सांस्कृतिक, जहां पे सांस्कृतिक के अंतर्गत हम भोजन, वस्त्र, आवास, धर्म, ये सब कुछ आ जाता है। तो जहां पे किसी धर्म विशेष का अधिकार क्षेत्र रहता है, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू आबादी ज्यादा है, तो हिंदू आबादी दुनिया में अपने आप को सबसे सुरक्षित हिंदुस्तान में ही मानेगी, तो यहां पे हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। सांस्कृतिक रूप से हमारी पहचान क्या है, हम हिंदू हैं। अब यही आप मुस्लिम कंट्री में जाएंगे तो वहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी, तो सांस्कृतिक रूप से हिंदू और मुस्लिम, और दुनिया के जो यूरोपीय देश हैं वहां पे क्रिश्चियन की आबादी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से धर्म जो होता है एक सांस्कृतिक पक्ष है, और सांस्कृतिक पक्ष जो है भी जनसंख्या के वितरण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। इस प्रकार से ये 2 चैप्टर हमने पूर्ण कर दिया। किसी भी प्रकार का इसके बाहर नहीं आना है। देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लघुत्तरी में और विस्तृत में, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, हम आगे के लिए अभी और कंटिन्यू रखते हैं, फिलहाल के लिए आप रिवीजन करते रहिए। ओके एंड थैंक यू।